ब्रिटेन के फॉर्नबोरो एयर शो का वो बंद कमरा, एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर एविएशन कंपनी जीई एरोस्पेस का टॉप मैनेजमेंट बैठा था, दूसरी तरफ भारतीय रक्षा क्षेत्र के अधिकारी। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और भारी तनाव था। सिर्फ 48 घंटे, जी हाँ, सिर्फ 48 घंटे ही अंदर ही उस बंद कमरे के अंदर एचएएल चीफ ने जीई के सीईओ को ऐसा क्या अल्टीमेटम दे दिया कि महीनों से ग्लोबल सप्लाई चेन का रोना रोने वाली अमेरिकी कंपनी के पसीने छूट गए। क्या वजह थी कि जिस तेजस फाइटर जेट के इंजनों को रोक करके अमेरिका की हथियार लॉबी भारत को घुटनों पर लाना चाहती थी, वही लॉबी रातों रात अपने ही जाल के अंदर फंस गई। क्या फ्रांस की सैफ्रॉन और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस ने भारत को बंद कमरों के अंदर इंजनों की 100% आईपी राइट्स सौंपने का वो खुफिया ऑफर दे दिया था, जिसे देखते ही घमंड के अंदर चूर जीई को रातों रात सरेंडर करने पर मजबूर होना पड़ गया? या फिर डीआरडीओ के तहखानों के अंदर तैयार हो रहा कावेरी 2.0 वो असली साइलेंट किलर था, जिसकी भनक लगते ही पेंटागन की नींद उड़ गई? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इंजनों की डिलीवरी की बात नहीं करेंगे, हम डिकोड करेंगे उस खौफनाक अमेरिकी डीप स्टेट की साजिश को, जो तेजस को घुट घुट करके मार करके उसके अरबों डॉलर के महंगे जेट्स भारत के ऊपर थोपना चाहती थी। कैसे तेजस अमेरिकी F-16 के अरबों डॉलर के मार्केट को निगलने वाला था, जिसे रोकने के लिए ये स्लो पॉइजन वाली चाल चली गई, और कैसे अब भारत का अपना स्वदेशी कावेरी इंजन अमेरिका की सबसे बड़ी एविएशन कंपनियों के ताबूत के अंदर आखिरी कील ठोकने वाला है। दोस्तों, आज हम ग्लोबल आर्म्स मार्केट के उस सीक्रेट को डिकोड करेंगे जिसे वेस्टर्न मीडिया हमेशा दबाने की कोशिश करता है। ये कहानी दोस्तों सिर्फ एक फाइटर जेट या फिर उसके इंजन की नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के गुरूर के टूटने और एक नए आक्रामक भारत के उदय की इनसाइड स्टोरी है। एक ऐसा भारत जो अब गिड़गिड़ाता नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की आंखों के अंदर आंखें डाल करके अपनी शर्तों पर डील साइन करवाता है। दोस्तों, इस पूरे जियोपॉलिटिकल भूकंप की शुरुआत होती है साल 2021 से। दोस्तों, भारत ने अपनी वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए 83 स्वदेशी तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया था। इन जेट्स को आसमान का सीना चीरने के लिए जिस दिल की जरूरत थी, वो था जीई एरोस्पेस का F404 IN-20 इंजन। इसके लिए भारत सरकार ने 5,375 करोड़ रुपए की एक भारी भरकम डील साइन की थी, जिसके तहत 99 इंजन भारत आने वाले थे। कागजों के ऊपर सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन दोस्तों, जैसे ही तेजस ने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी धाक जमानी शुरू की, अचानक से अमेरिका ने इंजनों की सप्लाई रोक दी। महीनों बीत गए, लेकिन 99 में से बमुश्किल आधा दर्जन इंजन ही भारत की जमीन पर पहुंचे। अमेरिका की तरफ से एक बहुत ही सदा हुआ और रटा रटाया बहाना आने लग गया। ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर दिक्कतें हैं, एरोस्पेस पार्ट्स की कमी है, प्रोडक्शन धीमा हो गया है। बाहर से देखने पर दोस्तों ये सब कुछ साधारण मैन्युफैक्चरिंग डिले लग रहा था, लेकिन रक्षा मामलों के जानकारों और भारत की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को ये समझ में आते देर नहीं लगी कि ये कोई सप्लाई चेन का इश्यू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है। अब दोस्तों, जरा इस गेम की गहराई को समझिए। तेजस मार्क 1A कोई मामूली फाइटर जेट नहीं है। लगभग 40 से लेकर के 43 मिलियन डॉलर की कीमत वाला ये जेट अपने आप में एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस है। इसके अंदर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी कि ऐसा रडार लगा है, बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शूट है और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल फायर करने की अचूक कैपेबिलिटी है। दोस्तों, जब साल 2018 के अंदर अमेरिकी वायुसेना के तत्कालीन चीफ जनरल डेविड गोल्डफेन ने खुद तेजस के अंदर उड़ान भरी थी, तो उन्होंने इसकी चपलता और एवियोनिक्स की जम करके तारीफ की थी। एक सच्चा पायलट मशीन की असली कीमत जानता है, लेकिन अमेरिका के रक्षा मंत्रालय, पेंटागन और वहां की डिफेंस लॉबी के लिए ये तारीफ सबसे बड़ा खतरा बन गई। अगर केवल 350 करोड़ का ये बेहद सस्ता, मेंटेन करने के अंदर आसान और बेहद घातक फाइटर जेट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर समय पर उतर जाता, तो ये ग्लोबल वेपन मार्केट के अंदर एक सुनामी ला देता।
दोस्तों दुनिया के कई देश जिनमें अर्जेंटीना, मिस्र, मलेशिया, फिलीपींस और कई अफ्रीकी देश शामिल हैं, वो अमेरिका का महंगा F-16 या फिर दक्षिण कोरिया का F-50 खरीदने के बजाय सीधे भारत के तेजस की लाइन में लग जाते। अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जिसमें लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं, वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई गैर पश्चिमी देश उनके अरबों डॉलर के एक्सपोर्ट मार्केट को तबाह कर डाले। और दोस्तों यहीं से एंट्री होती है अमेरिका की डीप स्टेट की। उनकी रणनीति बहुत ही साफ थी, भारत को इंजन देना इतना धीमा कर दो कि तेजस प्रोग्राम सालों पीछे चला जाए। जब भारत अपने खुद की वायुसेना के लिए जेट नहीं बना पाएगा तो वो एक्सपोर्ट क्या करेगा। इसी स्लो पॉइजन वाली चाल का मकसद भारत को ये एहसास दिलाना था कि तुम चाहे कितना भी बेहतरीन एयरफ्रेम बना लो, उसकी धड़कन हमारे ही हाथ में है। अमेरिका चाहता था कि भारत हार मान करके उनके महंगे विदेशी जेट्स जैसे कि F-21 या F-15EX खरीदने पर मजबूर हो जाए। ये डिपेंडेंसी का वो पुराना खेल था जिसके दम पर अमेरिका ने दशकों तक दुनिया भर के रक्षा बाजारों के ऊपर राज किया है। लेकिन अमेरिका ने यहाँ एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। वो भूल गए कि ये 1990 का वो भारत नहीं है जो प्रतिबंधों या देरी से डर करके अपने प्रोग्राम्स बंद कर देता था। ये आज का भारत है जिसका स्ट्रेटेजिक और डिफेंस अप्रोच पूरी तरह से बदल चुका है। जब जीई ने इंजन देने के अंदर टाल मटोल शुरू की तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने जो जवाबी कार्रवाई की, उसने अमेरिका के टॉप डिफेंस एनालिस्ट का सिर चकरा दिया है। दोस्तों आमतौर पर जब इंजन नहीं आते तो कोई भी एविएशन कंपनी अपनी असेंबली लाइन रोक देती है, लेकिन HAL के चेयरमैन रवि के नेतृत्व में एक बेहद आक्रामक और प्रोएक्टिव फैसला लिया गया। भारत ने अपनी असेंबली लाइन रोकी नहीं बल्कि उसे और तेज कर दिया। HAL ने बिना इंजनों के ही विंग्स, धड़ और लैंडिंग गियर्स का निर्माण जारी रखा। देखते ही देखते लगभग 30 तेजस मार्क 1A एयरफ्रेम बनकर के रेडी हो गए। उन्हें स्टोरेज के अंदर सुरक्षित पार्क कर दिया गया। अब दोस्तों सवाल ये है कि बिना इंजन के इन जेट्स की टेस्टिंग कैसे हो, और यहीं पर भारत ने अपना वो मास्टरमाइंड देसी जुगाड़ लगाया जिसने वेस्टर्न देशों को हैरान कर दिया है। दोस्तों HAL ने पुराने कैटेगरी B यानी कि कैट B इंजनों को निकाला और उनका इस्तेमाल करके इन नए एयरफ्रेम्स की प्रिलिमिनरी फ्लाइट टेस्ट पूरी कर ली। इसका सीधा मतलब ये है कि जेट पूरी तरह से रेडी हैं, सारे सिस्टम चेक हो चुके हैं। बस जैसे ही अमेरिका से नया इंजन आता है उसे प्लग एंड प्ले की तरह फिट किया जाता है। एक फाइनल एक्सेप्टेंस टेस्ट होगा और जेट सीधे वायुसेना की बेड़े में शामिल हो जाएगा। दोस्तों ये अमेरिका के लिए पहला बड़ा झटका था क्योंकि उनका तेजस प्रोग्राम को धीमा करने का प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका है। लेकिन दोस्तों भारत सिर्फ डिफेंस मोड में नहीं खेल रहा है, अब बारी काउंटर अटैक की भी है। भारत सरकार और HAL ने पुराने कूटनीतिक शिष्टाचार को साइड में रखते हुए सीधे अपनी कॉन्ट्रैक्ट बुक खोली और GE एरोस्पेस के ऊपर भारी भरकम आर्थिक जुर्माना भी ठोक दिया। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर पेनल्टी लगना किसी भी कंपनी के लिए सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होता बल्कि ग्लोबल मार्केट के अंदर उसकी साख के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा भी लगता है। GE के शेयर धारकों के अंदर खलबली मच गई। दुनिया भर के अंदर ये मैसेज जाने लग गया कि जो कंपनी भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस मार्केट के अंदर सबसे अहम प्रोजेक्ट को इंजन नहीं दे पा रही, वो ग्लोबल सप्लाई चेन को कैसे मैनेज करेगी। GE अभी दोस्तों इस झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि भारत ने एक ऐसा पासा फेंका जिसने पूरी अमेरिकी एविएशन इंडस्ट्री की नींव हिला करके रख दी। तेजस मार्क 1A तो सिर्फ शुरुआत है, इसका महायुद्ध तो भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए भी लड़ा जाना है। एमका के लिए भारत को 110 से लेकर के 130 kN थ्रस्ट वाले एक महाविनाशक और सुपर पावरफुल इंजन की जरूरत है। इसके साथ ही तेजस मार्क 2 के लिए भी GE 414 इंजनों की भारी डिमांड है। हाल ही के अंदर दोस्तों भारत ने 113 एडिशनल इंजनों के लिए करीब $1 बिलियन यानी कि 8,300 करोड़ रुपए की डील भी साइन की है। भारत ने बहुत ही शांति से दुनिया को ये सिग्नल दे दिया कि अगर GE इंजन नहीं दे पाता है तो हमारे पास में दूसरे ऑप्शंस भी खुले हुए हैं, और यहीं पर एंट्री होती है फ्रांस की सैफ्रॉन और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस की। इन दोनों कंपनियों ने बंद कमरों की मीटिंग में भारत को जो ऑफर्स दिए हैं उसने अमेरिका के अंदर अलार्म बजा दिया है।
फ्रांस की सैफ्रॉन ने सीधे तौर पर भारत को इंजन की 100% तकनीक यानी कि फुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रांसफर करने का ऑफर दे डाला है। ब्रिटेन की रोल्स रॉयस ने भी एमका के लिए नया इंजन डिजाइन करने और फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश कर दी है। दोस्तों, इस खुफिया ऑफर की भनक लगते ही अमेरिका को अपना पूरा गेम हाथ से फिसलता हुआ दिखाई देने लग गया। जीई को समझ में आ गया कि अगर उन्होंने अपनी अकड़ नहीं छोड़ी तो वो सिर्फ 8,300 करोड़ की डील नहीं खोएंगे, बल्कि भविष्य के एमका प्रोजेक्ट और भारत के 6th जनरेशन मार्केट से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, फ्रांस और ब्रिटेन अगर भारत के साथ में ज्वाइंट वेंचर के अंदर इंजन बना लें तो भारत खुद इंजन का मालिक बन जाएगा और अमेरिका का भारत को हथियार बेच करके कंट्रोल करने का सपना हमेशा के लिए खाक हो जाएगा। लेकिन कहानी के अंदर दोस्तों अभी सबसे बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है। जब अमेरिका और यूरोप की कंपनियां भारत के बाजार पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ रही थी, तब डीआरडीओ और जीटीआरई के तहखानों के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट अपनी सफलता की उड़ान भर रहा था जो भविष्य के अंदर इन सभी विदेशी कंपनियों की छुट्टी करने वाला है। दोस्तों, बात हो रही है भारत के अपने स्वदेशी कावेरी इंजन की। दोस्तों, एक वक्त था जब 1980 के दशक में कावेरी प्रोजेक्ट को तेजस के लिए शुरू किया गया था। लक्ष्य था 81 से लेकर के 85 किलो न्यूटन का थ्रस्ट हासिल करना, लेकिन सालों की रिसर्च के बाद भी पुराना कावेरी इंजन लगभग 70.4 किलो न्यूटन का ही थ्रस्ट दे पाया और इसका वजन भी तय लिमिट से काफी ज्यादा निकल गया। दोस्तों, 2008 के अंदर भारी मन से कावेरी प्रोजेक्ट को तेजस प्रोग्राम से अलग कर दिया गया और यहीं से हमारी अमेरिका के जीई इंजन के ऊपर डिपेंडेंसी स्टार्ट हुई। पश्चिमी मीडिया ने कावेरी को एक फेल्योर मान करके उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन दोस्तों हार मानना भारत के वैज्ञानिकों की फितरत में नहीं है। 18 साल की खामोश तपस्या के बाद में कावेरी प्रोजेक्ट अब कावेरी 2.0 के रूप में वापस आ चुका है और इस बार इसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने इंजन से आफ्टर बर्नर हटा करके एक नया ड्राई कावेरी इंजन रेडी किया है। इसका वजन घटा करके 1080 किलोग्राम कर दिया गया है और ये 49 से 50 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा कर रहा है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस ड्राई कावेरी इंजन का क्या होगा, तो दोस्तों यहीं पर भारत का सबसे बड़ा साइलेंट किलर छुपा हुआ है। इस इंजन का इस्तेमाल भारत के खूंखार 13 टन वाले घातक यूसीएवी स्टेल्थ ड्रोन के अंदर किया जाएगा। घातक एक ऐसा अनमेन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है जो रडार की पकड़ के अंदर आए बिना दुश्मन की सीमा के अंदर बहुत गहराई तक घुसकर के तबाही मचा सकता है। भारत के डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने ऐसे 60 घातक ड्रोन्स की खरीद की सिफारिश भी कर दी है। दोस्तों, ड्राई कावेरी की सफलता ने दुनिया को ये बता दिया कि भारत अब टरबाइन इंजन टेक्नोलॉजी के सबसे मुश्किल फेज को पार कर चुका है और बात सिर्फ ड्रोन तक रुकने वाली नहीं है। वर्तमान के अंदर कावेरी 2.0 के आफ्टर बर्नर यानी कि वेट थ्रस्ट वेरिएंट के ऊपर भी दिन रात काम चल रहा है। दोस्तों, इसके हाल ही के प्रोटोटाइप ने लगभग 80 किलो न्यूटन का थ्रस्ट अचीव कर लिया है और टारगेट इसे 90 से लेकर के 100 किलो न्यूटन तक ले जाने का है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को अगले 5 से 7 सालों के अंदर 6ठी पीढ़ी का इंजन तैयार करने का सीधा टारगेट दे दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार चला तो साल 2030 तक तेजस के नए वर्जन्स के अंदर अमेरिका का जी इंजन पूरी तरह से हटा दिया जाएगा और इसकी जगह पर भारत का अपना स्वदेशी कावेरी 2.0 लगा होगा। ये वो खौफनाक सपना है जिसने अमेरिका की एविएशन लॉबी की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, जब ये सारी ग्राउंड रिपोर्ट और जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन फर्नबोरो इंटरनेशनल एयर शो के उस बंद कमरे में टेबल पर रखी गई तो जीई के चेयरमैन और सीईओ लैरी कल्प जूनियर के पास में भारत की शर्तें मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। एचएएल के चेयरमैन रवि के ने स्पष्ट कर दिया कि हमें डिलीवरी का एक ठोस और पक्का शेड्यूल चाहिए और भारत अब अपने इंजनों को सर्विसिंग के लिए बार बार विदेश नहीं भेजेगा। दोस्तों, दबाव इतना जबरदस्त था कि कल तक ग्लोबल सप्लाई चेन का बहाना बनाने वाली जीई कंपनी तुरंत हरकत में आ गई। उन्होंने वादा किया कि दिसंबर 2026 तक वो 20 से 22 इंजन दनादन भारत को सप्लाई करेंगे।
जीई का अपना वित्तीय वर्ष जनवरी से दिसंबर तक चलता है और वो किसी भी कीमत पर इस साल की अपने बैलेंस शीट को मजबूत दिखाना चाहते हैं। वही एचएएल का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च तक चलता है। दिसंबर के अंदर इंजन मिलने का मतलब है कि एचएएल के पास में 29 तैयार खड़े एयरफ्रेम्स के अंदर इंजन फिट करने और टेस्टिंग पूरी करने के लिए 3 महीने तक का अहम टाइम होगा। अगर सब कुछ सही रहा तो मार्च 2027 तक एचएएल भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 1A की पूरी एक नई स्क्वाड्रन सौंप देगा, जिसमें ट्विन सीटर ट्रेनर जेट्स भी शामिल होंगे। दोस्तों, ये भारतीय वायुसेना के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। आज वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 42.5 की जरूरत के मुकाबले गिर करके 29 के खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी है। पुराने मिग-21 बाहर हो चुके हैं और चाइना और पाकिस्तान के दोहरे खतरे को देखते हुए वायुसेना को हर एक नए फाइटर जेट की सख्त जरूरत है। भारत की इस कूटनीतिक जीत का असर सिर्फ इंजनों की डिलीवरी तक सीमित नहीं है। फर्नबोरो एयर शो के अंदर जीई इस बात पर भी सहमत हो गया है कि वो भारतीय वायुसेना को भारत में ही F404 इंजनों के लिए एक लोकल स्पेयर डिपो एस्टेब्लिश करने के अंदर तकनीकी सहायता देगा। इसे मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल यानी कि MRO सुविधा कहा जाता है। अब दोस्तों, इंजनों की मरम्मत के लिए अमेरिका भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे टर्न अराउंड टाइम के अंदर भारी कमी आ जाएगी। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत ही बड़ा और निर्णायक कदम है। इसके साथ ही दोस्तों, एचएएल ने अपनी उत्पादन क्षमता को भी कई गुना बढ़ा दिया है। बेंगलुरु के अलावा नासिक में तीसरी प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट कर दी गई है। दोस्तों, भारत भर में सैकड़ों प्राइवेट सप्लायर्स विंग्स, फ्यूजलेज और एरोस्पेस कंपोनेंट्स का निर्माण कर रहे हैं। लक्ष्य साफ है, भविष्य में हर साल 24 से लेकर के 30 फाइटर जेट्स का निर्माण करना है। ये स्केल दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही है। अब दोस्तों, इस पूरी कहानी के स्ट्रेटेजिक और हिडन लेयर को डिकोड करते हैं। आखिर क्यों अमेरिका, जो हमें अटकाना चाहता था, अचानक हमारे सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गया है? तो इसके पीछे चाइना का फैक्टर सबसे बड़ा है। अमेरिका का डीप स्टेट भले ही भारत को हथियारों के मामले में खुद पर निर्भर रखना चाहता हो, लेकिन व्हाइट हाउस के अंदर बैठे नीति निर्माताओं को ये बात अच्छे तरीके से पता है कि एशिया में चाइना के बढ़ते वर्चस्व को अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। हिंद महासागर से लेकर के इंडो पैसिफिक रीजन तक भारत की नौसेना और वायुसेना ही वो दीवार है जिसे चाइना लांघने से डरता है। ऐसे में अगर अमेरिका भारत के रक्षा कार्यक्रमों को कमजोर करने की कोशिश करता है तो इससे सीधे तौर पर चाइना को फायदा पहुंचता है। जब भारत ने फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ मुड़ने का साफ इशारा किया तो अमेरिका के अंदर बैठे रणनीतिकारों को समझ में आ गया कि अगर उन्होंने अभी अपने हथियार लॉबी के लालच को नहीं छोड़ा तो वो भारत जैसा एक मजबूत और विश्वसनीय साझेदार हमेशा के लिए खो देंगे। और दोस्तों, अगर भारत रसिया की तरफ मुड़ गया तो एशिया के अंदर अमेरिका का पूरा जियोपॉलिटिकल गेम ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है वो नया भारत है जो नेशनल इंटरेस्ट यानी कि राष्ट्रीय हित के मामले में अब किसी भी देश के साथ में कोई समझौता नहीं कर सकता है, कोई दबाव में नहीं आ सकता है। आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। हमारी सरकार की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और डिफेंस पॉलिसी के अंदर जो बदलाव आया है उसने दुनिया भर के समीकरण बदल दिए हैं। अब हम सिर्फ हथियार खरीदने वाले बाजार नहीं हैं, बल्कि हम तकनीक के ट्रांसफर और भारत के अंदर निर्माण की शर्तों पर काम करते हैं। जीई का दबाव के अंदर आना और इंजनों की डिलीवरी शुरू करना कोई चमत्कार नहीं है, ये हमारे मजबूत इरादे, एचएएल की प्रोएक्टिव रणनीति और जुर्माने के डर, साथ ही हमारे विशाल बाजार की ताकत का सीधा परिणाम है। ये इस बात का सबूत है कि जब देश की नीतियां स्पष्ट हों और नेतृत्व के अंदर आत्मविश्वास हो तो दुनिया की बड़ी से बड़ी महाशक्ति को भी आपके सामने झुकना ही पड़ता है। दोस्तों, आने वाले महीने एचएएल और भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ा टेस्ट साबित होने वाले हैं। जैसे जैसे इंजन आएंगे, नासिक और बेंगलुरु की असेंबली लाइंस पूरी कैपेसिटी के साथ में दौड़ने लगेंगी। तेजस का स्वदेशी मॉडल जब पूरी तरह से आसमान में गरजेगा तो ये सिर्फ एक मशीन की तरह उड़ान नहीं होगी, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की उड़ान होगी। और वो दिन दूर नहीं जब कावेरी 2.0 इंजन और एम का प्रोग्राम भारत को डिफेंस सेक्टर के अंदर दुनिया की टॉप 3 महाशक्तियों की कतार में लाकर के खड़ा कर देगा।
दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत को अब अमेरिका जैसी विदेशी कंपनियों के ऊपर भरोसा करने के बजाय अपना पूरा फोकस और फंड कावेरी 2.0 और स्वदेशी इंजन प्रोग्राम पर ही लगाना चाहिए, या फिर एमका के लिए फ्रांस की सैफ्रॉन के साथ में 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाली डील भारत के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगी? आपकी इस जियोपॉलिटिकल महायुद्ध पर क्या राय है? कमेंट में अपनी बात जरूर रखें। नमस्कार दोस्तों।